टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं से ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी बीए चतुर्थ सेमेस्टर के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। न्यू मॉडल पेपर है ये 2023 की परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हमको असामान्य मनोविज्ञान से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव हो रही है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही तो भी आपके लिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की परीक्षा पैटर्न हो आपका, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स आपको दिखेंगे और ख़ास करके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास बोल सकते हैं आप, ठीक है। सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर तैयार हो रहा है तो भी आपके समक्ष आएगा जब आप बीए चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं। अगर साइकोलॉजी आपका विषय है यानी कि मनोविज्ञान, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि असामान्य मनोविज्ञान। तो आइए देखते हैं इससे कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हुए। एक प्रकार से ये रिवीजन क्लास है उन छात्र छात्राओं के लिए जिनकी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं लगी हुई हैं, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। पहला प्रश्न है असामान्य मनोविज्ञान अध्ययन क्या है, बताएं। तो खास करके असामान्य मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि असामान्य मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है। तो वो क्या करता है भाई, वो मानसिक विकृतियों का अध्ययन करता है, अर्थात मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका अध्ययन करने वाला एक प्रकार से विज्ञान होता है असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। और मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों को और मानसिक प्रक्रियाओं को एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ तरीके से यानी कि एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ढंग से उसको अध्ययन करती है। और आजकल आप देखते हैं इसको मनोविकृति विज्ञान यानी कि साइकोपैथोलॉजी भी बोला जाता है असामान्य मनोविज्ञान को। तो ये भी आपका पेपर नाम हो सकता है मानसिक मनोविकृति, मतलब असामान्य मनोविज्ञान तो आपको आपका नाम ही है। तो यानी कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी, अच्छा इसको साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके ये पहले पढ़ना ही पड़ता था आपको, लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा दी है जो है ख़ास करके कोलमैन महोदय ने 1976 में। उन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी जो है ज्ञान का युग रही है और 18वीं शताब्दी तर्क का युग और 19वीं शताब्दी प्रगति का और 20वीं शताब्दी चिंता का युग रहा है। और कहीं ना कहीं पे इसी चिंता का अध्ययन करता है असामान्य मनोविज्ञान, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के असामान्य मनोविज्ञान के बारे में चीज़ें आपके लिए, मतलब कि ये बातें जो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लिखित वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है ही। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, असामान्य व्यवहार क्या है। असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो असामान्य व्यवहार और सामान्य व्यवहार एक प्रकार से क्या होता है। तो असामान्य व्यवहार की बात की है तो कुसमायोजी, क्या कुसमायोजी व्यवहार, जिसको आप बोलते हैं जो है मेलाडेप्टिव बिहेवियर, जिसको बोलते हैं यानी कुसमायोजी व्यवहार। कुसमायोजी व्यवहार का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से ऐसा व्यवहार जो कि सामाजिक गतिविधियों के एक प्रकार से जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति करता है, उस सामान्यता से अलग कोई व्यक्ति जब करने लगता है तो असामान्य व्यवहार कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो असामान्य व्यवहार खास करके आप देखते हैं व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के बारे में प्राचीन काल का मनुष्य भी पूरी रुचि लेता था और पृथ्वी पर मानव अस्तित्व होने की मान्यता जो है बहुत पुरानी है। परंतु आप देखते हैं अगर साक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो खास करके यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी पर मानव जीवन का जो एक प्रकार से उद्भव रहा है, प्रादुर्भाव रहा है, ये कुछ हजार वर्षों पहले ही आया है। और सामान्य और असामान्य व्यवहार की बात तभी से प्रचलन में आ गई जब से मनुष्य आया है। और ख़ास करके भले ही उसका उस समय रूप जब पहली बार उदय हुआ होगा असामान्य व्यवहार का, तो उसका रूप एक प्रकार से या उसके कारणों के बारे में वैचारिक असमानता रही हो। और ख़ास करके हम यह भी जानते हैं कि आदिकालीन मानव जो रहा है वो पहाड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहा करता था। और उस काल में आप देखते पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें। तो उस सभी चीज़ों में क्या होता है कि उतना ज़्यादा एक प्रकार से मानसिक बीमारियां नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी आप देखते धीरे धीरे करके आज जो है बीमारियां आती रही हैं। और जो व्यवहार का एक प्रकार से असामान्य हो जाना, ये एक प्रकार से कई प्रकार की एक मस्तिष्क की एक प्रकार से जो मानसिक विकृति बोल सकते हो इसको। आप देखते हैं कि जो है
तमाम प्रकार की मस्तिष्क को मानसिक क्रियाओं का केंद्र बताया गया प्रारंभ में ही, और इससे यह संकेत भी मिला कि विकृतियों का उपचार करने के लिए शल्य क्रिया का उपयोग पहले भी हुआ करता था, और फिर भी लोग एक प्रकार से प्रार्थना करते थे, झाड़ फूँक भी क्या करते थे, जादू वगैरह का प्रयोग होता था, कई प्रकार की चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, कभी कभी आप जैसे कि जो खास करके मनोविदलता या चिंता, तनाव, एंजाइटी, तमाम प्रकार की चीज़ें होती, तो वही सब असामान्य व्यवहार होता है। असामान्य व्यवहार में सबसे पहली चीज़ तो खराब समायोजन होता है, अर्थात असामान्य व्यवहार जो होता है इसका सबसे पहला लक्षण होता है खास करके क्या, खराब समायोजन। यानी इसमें क्या होता है कि खास करके आपका समायोजन का जो स्तर होता है बहुत ज़्यादा घटिया हो जाता है, निम्न हो जाता है, और व्यक्ति का जीवन तमाम प्रकार की परिस्थितियों में उचित रूप से समायोजन नहीं कर पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति समायोजन अच्छे तरीके से कर लेता है समाज में। दूसरी बात है मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति मानसिक विकारों या रोगों से प्रभावित होता है उनमें खास करके आप देखते हैं मानसिक संतुलन का अभाव होता है, कमी होती है, वैचारिक अस्थिरता लगातार बढ़ती रहती है, और ख़ास करके अभी कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ देर बाद में कुछ और सोचने लगते हैं, और एक प्रकार से और अपने ही विचारों का उचित ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मानसिक एक प्रकार से असंतुलित अवस्था में होते हैं, और यही व्यवहार होता है असामान्य व्यवहार। इसके अलावा समाज विरोधी व्यवहार होता है असामान्य व्यवहार, असुरक्षा की भावनाएं महसूस करते हैं। तो ये सब एक प्रकार से असामान्य व्यवहार की बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है दो कारकों में संबंध मापने वाली विधि क्या कही जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दो कारकों के बीच में संबंध मापने वाली विधि को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम किस विधि क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं, यानी कि सहसंबंध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, सहसंबंध बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है किसी व्यवहार का दीर्घ समय तक अध्ययन करना क्या कहलाता है, बताएं। तो किसी व्यवहार का अगर आप लंबे समय तक बहुत देर तक अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधात्मक अध्ययन। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, तो वो बोलते हैं। यानी कि किसी व्यवहार का अगर बहुत समय तक अध्ययन हम करते हैं तो उस अध्ययन को हम बोलते हैं प्रतिनिधात्मक अध्ययन। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सॉरी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है असामान्य व्यवहार के बारे में गहन एवं व्यापक जानकारी प्रदान करने वाली विधि कौन सी है, बताएं। तो नैदानिक विधि जो होती है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से क्लिनिकल स्टडी जो होती है, नैदानिक अध्ययन, वो असामान्य व्यवहार के बारे में गहन और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाली विधि होती है नैदानिक अध्ययन। ठीक है, क्लिनिकल स्टडी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न है पेपिरस कहाँ पाया गया है। तो पेपिरस जो है ये इजिप्ट यानी मिस्र में पाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा मिस्र में जो है, और भी तमाम स्थान आपको देश दे सकता है, तो आप बताएंगे मिस्र में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है जो कि एक प्रकार से वन लाइनर तरीके से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है हिप्पोक्रेटस ने मानसिक बीमारियों को कितने प्रकार में विभक्त किया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हिप्पोक्रेटस महोदय ने मानसिक बीमारियों को 2 प्रकार से विभक्त किया है, ये बात है। कितने प्रकार से भाई, तो 2 प्रकार से विभक्त किया है, किसको, मानसिक बीमारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सामूहिक पागलपन को क्या नाम दिया गया है, बताएं। सामूहिक पागलपन को क्या बोलते हैं। तो सामूहिक पागलपन को बोलते हैं नृत्योन्माद। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नृत्योन्माद बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी में बगल में लिखा हो, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे छात्र छात्र अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नृत्योन्माद बोलते हैं सामूहिक पागलपन को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है जो है वृक्कोन्माद से पीड़ित व्यक्ति स्वयं को किसके रूप में प्रत्यक्षित करते हैं। तो वो भेड़िया के रूप में अपने आप को प्रत्यक्षित करते हैं। जो वृक्कोन्माद से पीड़ित व्यक्ति होते तो भेड़िया टाइप के विचार, मतलब वो चीज़ें हो जाती हैं उनकी क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है द बिचेज हैमर मैनुअल क्यों बनाया गया, बताएं। द बिचेज हैमर मैनुअल क्यों बनाया गया। तो मानसिक रोगियों को दंडित करने के लिए बनाया गया था, टू पनिश मेंटल पेशेंट्स। ठीक है, तो द बिचेज हैमर मैनुअल बनाया गया था जो मानसिक रोगी हैं उनको दंडित करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न आपका आ चुका है 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है मठ या विहार जिसमें रोगियों के व्यवहारों को देखने के लिए दर्शकों मतलब कि उसके लिए दर्शकों से एक पेनी वसूला जाता था, वह क्या था बताएं। मठ विहार जिसमें खास करके रोगियों के व्यवहारों को देखने के लिए दर्शकों से एक पेनी वसूला जाता था, वह था तो सेंट मेरी हाफ बेथलहेम, ठीक है वो ये था, मतलब ये एक प्रकार से था, खास करके जो पेनी वसूला जाता था, दर्शकों से एक पेनी वसूला जाता था रोगियों के व्यवहारों को देखने के लिए मठ अथवा बिहार में, तो जिसमें तो सेंट मेरी हाफ बेथलहेम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न है, सामान्य बुद्धि लब्धि यानी जो IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हैं बुद्धि लब्धि को, तो सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है, तो 90 से लेकर के 109 अगर सामान्य मतलब की बुद्धि लब्धि, तो एक प्रकार से वो सामान्य मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ भी सकते हैं, तो जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। चलिए देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, नैदानिक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रश्नावली किसने विकसित करी, तो इसको विकसित करी थी मिल्लन महोदय ने। किसने? मिलन महोदय ने। तो नैदानिक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रणाली, नैदानिक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रश्नावली किसने विकसित करी, तो मिल्लन ने करी थी। किसने करी थी? मिलन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 15वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है 5 कारक मॉडल किसने प्रभावित किया, तो 5 कारक मॉडल किसने प्रभावित किया, मतलब किसने प्रस्तावित किया, तो मैके एवं कोरेटा महोदय ने किस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, देखिए स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया, तो रोरसा महोदय ने किया। किसने किया? रोरसा महोदय ने किया स्याही धब्बा परीक्षण विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, ICD-10 का प्रकाशन कब हुआ, तो 1993 में हुआ, 1993 में हुआ ICD-10 का प्रकाशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, DSM चतुर्थ का प्रकाशन कब हुआ, तो 1980 में हुआ DSM चतुर्थ का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपका है DSM चतुर्थ में कितने आयाम हैं, तो 5 आयाम है। कितने आयाम है भाई DSM चतुर्थ में, तो 5 आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है कि मनोविदलता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था भाई, किसने किया था, ब्यूलर महोदय ने किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि चिंता का प्रमुख लक्षण क्या है, तो चिंता का प्रमुख लक्षण क्या है भाई, आशंका जो होती है वो चिंता की प्रमुख लक्षण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान दुर्भीति को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं एगोराफोबिया। सार्वजनिक स्थान दुर्भीति मतलब होता है सार्वजनिक स्थान पर जाने से इसको डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है चिंता विकृति अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम है, ये कौन कहता है, तो मनोविश्लेषणवादी विद्वान जो हैं वो यह मानते हैं कि चिंता विकृति जो होती है ये अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम होती है, ठीक है। कौन मानते हैं ऐसा? मनोविश्लेषणवादी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से चिंता विकृति में किसका योगदान अधिक है, तो संज्ञानात्मक कारकों का योगदान चिंता विकृति में अधिक मात्रा में होता है। ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है भाई, भय न्यूनीकरण में होता है क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिएगा सभी लोग 26 नंबर प्रश्न है, स्फूर्ति प्रदर्शन यानी कि जो है वीवो एक्सपोजर कैसी चिकित्सा है, तो स्फूर्ति प्रदर्शन जो है एक जैविक चिकित्सा मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है, मॉडलिंग के साथ किसका नाम अधिक जुड़ा हुआ है, तो बैंड्रा का नाम जुड़ा हुआ है मॉडलिंग के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, चिंता के उपचार में विशिष्ट आत्मनियंत्रण तकनीकी को क्या कहा जाता है, बताएं। चिंता के उपचार में विशिष्ट आत्मनियंत्रण तकनीकी को क्या कहा जाता है, तो विचार ठहराव बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है, यदि चिंता दीर्घकालिक
अति तीव्र और कारण अस्पष्ट है तो उसे क्या कहते हैं, तो सामान्यीकृत चिंता विकृति बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में गैड भी कहा जाता है, GAD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर प्रश्न है, मनोगृहस्थी बाध्यता के उपचार में कौन विधि अधिक उपयोगी है, तो औषधीय चिकित्सा जो होती है ये मनोगृहस्थी बाध्यता के उपचार में अच्छी मानी जाती है, औषधीय चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 31 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है आपका कायिक विकृति, यानी कि एक प्रकार से सोमाटिजेशन जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर, तो उसका प्रदर्शन कब प्रारंभ होने लगता है, तो 30 वर्ष से पहले ही प्रारंभ होने लगता है कायिकी विकृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है, कायिकी विकृति के रोगी में दर्द, मतलब कि रोगी में दर्द के कम से कम कितने लक्षण होने चाहिए, तो लगभग 4 लक्षण होने चाहिए दर्द के, तो एक प्रकार से मानिए कि वो कायिकी विकृति है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्या के आधार पर रोग के अनुमान को क्या कहा जाता है, तो शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्या के आधार पर रोग के अनुमान को हम बोलते हैं रोग भ्रम। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न है, रूपांतरण विकृति को पहले क्या कहा जाता था, तो इसको बोलते थे हिस्टीरिया। रूपांतरण या रूपांतर विकृति को हम क्या बोलते थे, हिस्टीरिया के नाम से जानते थे। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए रट लीजिएगा एकदम से। अगला प्रश्न आपका है, रूपांतर विकृति का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है, तो शारीरिक क्रिया की निष्क्रियता जो है ये रूपांतर विकृति का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाओं के स्मृति लोप को क्या कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाओं के स्मृति लोप को मनोविच्छेदी स्मृति लोप बोलते हैं, लोप। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है 37 नंबर, किसी घटना के पूर्व के अनुभव को याद ना आना, यानी कोई घटना जो पहले आपके जीवन में घटित हो चुकी है और वो आपको याद नहीं आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चगामी स्मृति लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल या आघात की अनुभूति के बाद की बातों को भूल जाना कहा जाता है, तो प्रतिबल या आघात की अनुभूति के बारे मतलब के बाद की बातों को भूल जाना, ये क्या कहा जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं उत्तर आघातीय स्मृति लोप। क्या उत्तर माने बाद में, आघातीय मतलब आघात के बाद में स्मृति का लोप हो जाना, स्मृति को एक प्रकार से यानी जो याददाश्त है वो चली जाना, स्मृति लोप उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। अग्रगामी स्मृति लोप का आशय क्या कहलाता है, तो अग्रगामी स्मृति लोप का आशय क्या होता है, आघात के बाद की बातों को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, तो मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति बोलते हैं, ऐसा रोगी जो कि अपनी पहचान को नहीं जान पाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व पक्षों का साक्ष्य मिल रहा है उसे कहा जाएगा, तो उसे मनोविच्छेदी पहचान विकृति बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि एक रोगी को लगता है कि वह नहीं बल्कि कोई और है, तो इस विकृति को क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई ये मैं नहीं हूँ ये कोई दूसरा है, तो ऐसी विकृति को बोलते हैं व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तित्व लोप विकृति। क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व लोप विकृति। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मनोविच्छेदी विकृति के उपचार का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो एक प्रकार से 3 स्टेज मॉडल प्रस्तुत किया था मनोविच्छेदी विकृति के उपचार का, किसने, क्लफ्ट महोदय ने। आप इसका क्लफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका 44 नंबर, मनोविदलन की अपेक्षा मनोदशा विकृति के रोगी लगभग कितने अधिक पाए जाते हैं, तो 10 से 20 गुना अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है, यदि रोगी में अत्यधिक उदासी और मतलब खिन्नता है तो उसे क्या कहेंगे, अगर रोगी अत्यधिक उदास रहता है और खिन्न मन से रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तनाव या टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, विषाद के लक्षणों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, या बांट सकते हैं, तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं विषाद के लक्षणों को। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक व्यक्ति में विषादी घटना प्रायः प्रतिदिन 2 सप्ताह तक घटित हुई, इसे क्या कहा जाएगा, तो एक व्यक्ति में विषादी घटना जो है, टेंशन की घटना जो है वो एक प्रकार से प्रतिदिन 2 सप्ताह तक घटित हुई, तो उसको बोलते हैं प्रमुख विषादी विकृति। ठीक है,
मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा। तो किसने? बेक महोदय ने विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज क्या है, यानी MAO क्या है? तो विषाद विरोधी दवा है ये, क्या है? एंटी डी मतलब कि डिप्रेसेंट ड्रग, जो भी लिखा हुआ अंग्रेजी में पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, विद्युत आपेक्षीय चिकित्सा ECT का प्रयोग में कब लाई जाती है? तो विद्युत आपेक्षीय चिकित्सा जिसको आप ECT बोलते हैं, कब प्रयोग में लाई जाए? तो गंभीर विषाद में प्रयोग में लाई जाती है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है, उन्माद विषाद को DSM-IV में क्या नाम दिया गया है? तो द्विध्रुवीय विकृति यानी कि बाईपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है उन्माद विषाद को DSM-4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आत्महत्या की संभावना किस रोगी में अधिक होती है? तो द्विध्रुवीय विकृति में यानी कि बाईपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? आत्महत्या की संभावना अधिक होती है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन कितने लोग आत्महत्या करते हैं? लगभग 300 लोग आत्महत्या करते हैं भारत में एक दिन में। अगला क्वेश्चन है आपका, डिमेंशिया पारेकाक्स का दूसरा नाम क्या है? तो डिमेंशिया पारेकाक्स का दूसरा नाम है मनोविदलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका आ चुका 55 नंबर, मनोविदलता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो वास्तविकता से अलगाव हो जाना, मतलब वास्तविक चीज़ों से एक प्रकार से दूरी या अलगाव। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित व्यवहारात्मक लक्षणों में से किसे मनोविदलता के लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो सुबह सवेरे उठ करके चिल्लाते रहना, इसको हम शामिल कर सकते हैं मनोविदलता के लक्षण में, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सुबह सुबह कोई व्यक्ति उठ करके चिल्लाने लगे तो समझो कि भाई ये मनोविदलता से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है 57 नंबर, विभिन्न प्रकार के जो है व्यामोह तथा विभ्रम की अधिक प्रधानता किसमें होती है? तो स्थिर व्यामोह मनोविदलता में ऐसी सिचुएशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न है भाई? 58 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न क्या है प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे हम डाई सामाजिक व्यक्तित्व बोलते हैं, डाई सोशल पर्सनालिटी बोलते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो अपराधी अब व्यवहार को अपना करके पेशा बना चुका होता है अपना, तो उसे। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से सबसे गंभीर प्रकार की मनोविदलता को कम उम्र में विकसित होती है, कौन सी है वो? तो फ्रेनिक जो मनोविदलता होती है, ये एक प्रकार से सबसे गंभीर प्रकार की मनोविदलता है जो कम उम्र में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका 60 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के विभाजन में खास करके बताएं, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो है ब्लूलर महोदय ने करा था। किसने करा था? ब्लूलर महोदय ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविदलता के नैदानिक स्वरूप निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताएं। तो क्या सम्मिलित नहीं है इनमें से? देखिए, इनमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसको वहाँ पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया गया लिखित में। तो छोटे छोटे प्रश्नों को के माध्यम से हम समझ रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए। तो विभिन्न पारस्परिक संबंध जो है ये नैदानिक स्वरूप में निम्नांकित में से ये शामिल नहीं है, बाकी 3 जो होते हैं वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व में इस समय मनोविदलन के रोगियों की संख्या का अनुमान क्या है? लगभग 20 मिलियन के आसपास लोग जो है पूरे संसार में क्या है, मनोविदलता से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है, किस आयु में मनोविदलन की संभावना अधिक होती है? तो 15 से 45 वर्ष की आयु में मनोविदलन की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर प्रश्न है, मनोविदलता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो ब्लूलर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से नीचे होती है मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी IQ, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 66 नंबर प्रश्न है, तीव्र मानसिक दुर्बलता में स्तर मतलब के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो तीव्र मानसिक दुर्बलता जब होती है तो 20 से 35 अगर बुद्धि लब्धि है तो एक प्रकार से बहुत तीव्र मानसिक दुर्बलता है उस व्यक्ति के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर प्रश्न है, मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि के स्तर को क्या कहा जाता है? तो मंद मानसिक दुर्बलता बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान में जड़ यानी इडियट से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे वयस्क व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है उसको इडियट बोला जाता है, यानी कि जड़ बुद्धि। अगला क्वेश्चन से 69 नंबर प्रश्न है, किसने मतलब किसी मानसिक दुर्बलता के नैदानिक प्रकार में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो जड़ पंडित को यानी इडियट सेवेंट को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या शब्द को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इकोलैलिया रोग बताते हैं। जब कोई मानसिक रोगी क्या करता है, किसी वाक्य को अगर एक बार सुनता है और उसको सुन करके बार बार उसको दोहराता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोलैलिया। और आपको बता दूं, एक मूवी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है अजय देवगन साहब की, दिलवाले मूवी। दिलवाले में आप देखिएगा कि वो जब अजय देवगन जो होता है वो बोलता नहीं, एक बार खून देख रहा था तो बोलता रहता है खून खून खून, इस प्रकार से चिल्लाता रहता है। तो वो चीज़ें जो है एक प्रकार से ये इकोलैलिया के लक्षण में देख सकते हो आप, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि जिस विभ्रम में रोगी अपने आप को छोटे छोटे बच्चों एवं व्यक्तियों से घिरा हुआ पाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लिलीपुटियन विभ्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिलीपुटियन विभ्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मनोचिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोचिकित्सा का मूलभूत जो नियम होता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्या है? तो रोगी अपनी समस्याओं के समाधान में सूझ विकसित कर ले, ये एक प्रकार से पहला मूलभूत नियम होता है मतलब कि मनुष्य चिकित्सा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 74 नंबर प्रश्न है, किसे मनुष्य चिकित्सा के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है? तो संज्ञानात्मक विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य की वह मात्रा जो स्वास्थ्य एवं समायोजन को मतलब कि बाधित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको निर्भरता बोलते हैं, डिपेंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसी द्रव्य का इस प्रकार मतलब इस तरह से उपभोग करना कि व्यक्ति में मतलब कि हास्यात्मक परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निर्भरता, डिपेंडेंसी। अगला प्रश्न आप देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन से, वह कौन सा द्रव्य है जिसके देने में मतलब देने से शराब की आदत छूट जा सकती है? तो नाइट्रो मतलब कि जो है नालट्रैक्साजोन जो है ऐसा एक द्रव्य है जिसके देने से शराब की आदत छूटने लगती है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 78 नंबर प्रश्न है, LSD का पूरा नाम क्या है? तो LSD का पूरा नाम है लिकेरेजिक एसिड, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है डेथिलेमाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिए, गाबा का क्या अर्थ है? तो गाबा एक रसायन होता है, यानी कि एक केमिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाबा का पूरा नाम क्या है? तो गाबा एसिड कहा जाता है, इसको पूरा नाम यही है। अगला प्रश्न है आपका, बहु मॉडल चिकित्सा। तो बहु मॉडल चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लेजारस महोदय के द्वारा किया गया था बहु मॉडल चिकित्सा का प्रयोग मतलब प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, बेसिक आईडी का संबंध चिकित्सा से है? तो बहु मॉडल चिकित्सा से है। 83 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, फ्लडिंग निम्नलिखित में से किसके समान है? तो फ्लडिंग जो है ये स्फोटक चिकित्सा के समान है एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखें 84 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मानसिक विकृति को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप निम्नांकित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो पारिवारिक चिकित्सा को महत्व देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 85 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है 85 नंबर की, समव्यवहार विश्लेषण एक तरह का क्या होता है? समूह चिकित्सा होती है समव्यवहार विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 86 नंबर है, रैशनल इमोटिव चिकित्सा किस श्रेणी की चिकित्सा पद्धति है? तो ये टाइप सी चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 87 नंबर प्रश्न है,
जिस चिकित्सा में रोगी को अपने पुराने इर्द गिर्द के पर्यावरण में रख करके ही उनका मतलब उपचार किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सामुदायिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी जो है एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि टाइम आउट का सही अर्थ क्या है? तो रोगी को ऐसे वातावरण या परिस्थिति से बाहर निकाल देना जहां उसे धनात्मक पुनर्बलन मिलता हो, तो एक प्रकार से ये टाइम आउट का एक प्रकार सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झनझनाना या सनसनी की संवेदना को जिससे रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी अक्सर ग्रसित होता है उसको रखा जाता है, बताए? तो उसको रखा जाता है पोरेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एफोनिया क्या होता है? तो एफोनिया एक प्रकार का ये मनोविकृति रोग है और इसमें क्या होता है, रोगी जो होता है फुसफुसा करके बातचीत करता है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न और उत्तर को समझा, जो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लिखित वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हिंदी अनुवाद का भी इसी प्रकार से मैंने दे दिया है और समाजशास्त्र का दे दिया, पूरा विस्तार से हमने समझा, लिखित वालों के लिए भी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। बहुत लंबा वीडियो है ये समाजशास्त्र वाला, आप देख लीजिएगा, लगभग 2 घंटे का, यानी कि 1 घंटे 40-40 मिनट का 45 मिनट का वीडियो, तो आप देख लीजिएगा इसको। समाजशास्त्र का बहुत अच्छे तरीके से इसमें समाजशास्त्र के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अगला जो आपका है जियोग्राफी का भी मैंने दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा। सारी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।